अद्वानी जी। अध्यक्ष महोदय, संसद के पिछले सत्र में और इस सत्र में कई विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन इस विषय पर जो चर्चा इस सदन में हुई है, मैं समझता हूं कि बहुत ही सार्थक, बहुत ही जिसको कह सकें कि परिणाम कारक ऐसी मुझे लगी है। मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं गीता जी का कि जिन्होंने इस विषय को उठाया। मैं आभार प्रकट करता हूं आपके प्रति कि यद्यपि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है और जिसके लिए केवल 2 घंटे नियत किए गए, लेकिन इस विषय की गंभीरता को देख करके, सदन की दिलचस्पी को देख करके यह 6:30 पौने 7 घंटे यह बहस चली है। 4 दिनों तक लगातार चलती रही है। और उसके बाद आज मैं जब बोलने खड़ा हुआ हूं, प्रश्न का इस बहस का उत्तर देने खड़ा हुआ हूं, तो इतना ही कह सकता हूं कि जितनी बातें कही गई हैं उन्होंने इस बात को उजागर किया गया है कि जिस देश में हम गार्गी, मैत्रेयी और सीता, सावित्री और जिन देवियों का नाम लेकर के और गर्व का अनुभव करते हैं, उस देश में अधःपतन इतना हुआ कि 90 साल की वृद्धा, उसके साथ बलात्कार हो, 3-4 साल की मासूम लड़की, उसके साथ बलात्कार हो। उस सदन में मैं तो सुन करके उस दिन दंग रह गया जब मुझे किसी ने बताया कि एक पंचायत में किसी एक महिला ने, क्योंकि किसी दूसरी जाति के साथ शादी की थी या चली गई थी, इसीलिए पंचायत ने तय किया कि इसके पति जो है वह और उसके रिश्तेदार इसका सामूहिक बलात्कार करें। और वो सामूहिक बलात्कार हुआ पंचायत के निर्णय के अनुसार। देश में ऐसा अधःपतन हो जाए, निश्चित रूप से पूरे समाज के लिए चिंता की बात है, केवल शासन के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं। और मैं इसीलिए शुरू में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि यहां पर कुछ सदस्यों ने सहज रूप से कहा हुआ बहुत घृणित अपराध है और इसीलिए इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन मैं, शायद गीता जी भी उसी समिति के सदस्य थे कि जिसने बलात्कार के मामले पर विचार किया था और जिसमें हमने कस्टोडियल रेप को सीरियस उसको लेकर के हमने यह निर्णय किया कि जो कस्टोडियल रेप का दोषी होगा उसको 10 साल की सजा दी, उनको आजन्म कैद दी जा सकेगी, और कोई बलात्कारी होगा तो उसको 10 साल की सजा दी जा सकेगी। और उसमें हमने कानून में यह भी प्रावधान किया, जो कि बहुत कानूनों में है, कि कोई जज अगर उसको दोषी पाए तो कम से कम इतनी सजा तो उसको देनी ही पड़ेगी। मैं सदन को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बलात्कार के मामले को अति गंभीर अपराध मानती है। एक महिला की हत्या करना, उससे ज्यादा बड़ा अपराध उसका बलात्कार करना है, क्योंकि हत्या के बाद तो वह लाश बन जाती है, लेकिन बलात्कार के बाद वह तो एक जीवित लाश बन करके समाज में जीवित रहती है। और इसीलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि हिंदुस्तान में या तो कैपिटल पनिशमेंट हो ही नहीं, मृत्यु दंड हो ही नहीं तो बात अलग है, लेकिन अगर हत्या के लिए मृत्यु दंड है 302 के अधीन, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि बलात्कार अगर प्रमाणित हो जाए, और वो आसानी से प्रमाणित नहीं होता है जिस प्रकार की हमारी कानून व्यवस्था है और जिस प्रकार के गवाही हमारी होती है, जिसमें उस महिला को ऐसा भुगतना पड़ता है, ऐसी तकलीफ भुगतनी पड़ती है। लेकिन अगर प्रमाणित हो जाए तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि उसको मृत्यु दंड क्यों न दिया जाए, कैपिटल पनिशमेंट क्यों न दिया जाए। और हमारा मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा। अलबत्ता यह बात सही है कि क्योंकि क्रिमिनल लॉ वह
कंकरेंट सब्जेक्ट है। हमको स्टेट से भी सलाह करनी होगी। मैं अपनी तरफ से तो अपनी सरकार की इच्छा प्रकट कर रहा हूं। सदन अगर सहमत होगा तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान भर के जितने राज्य हैं उनकी सरकारें भी इस बात को, इसकी गंभीरता को स्वीकार करके और बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान क्रिमिनल लॉ में करने की हमको इजाजत देंगे। मैं इस कारण भी इस बहस से प्रसन्न हूं कि गीता जी ने शुरू किया, इस बात को बल दिया कि यह विषय ऐसा नहीं है कि जिसमें हम राजनीति लाए। इस विषय को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देखें। और गीता जी ने उसी लहजे में अपनी बातें कही। उसके बाद विपक्ष के नेता खड़े हुए, उन्होंने भी इसी बात को बल दिया। यहां तक कि मैं देख रहा था कि उन्होंने जब राज्यों का नाम दिया, किन किन राज्यों में बड़ी दुखद घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ अत्याचार की, तो ऐसा नहीं किया कि कांग्रेस के राज्य छोड़ दो, बाकी गैर कांग्रेसी राज्यों ले लो, ऐसा नहीं किया। सबके नाम दिए। जहां जहां की भी घटनाएं आती हैं, वो चाहे राजस्थान की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे उड़ीसा की हो, कहीं की भी हो, तो उसका उल्लेख किया। मैं भी चाहूंगा कि इन मामलों में हम दलगत राजनीति को सोचे ही नहीं। महिला के साथ अत्याचार, और सही क्या कहा रामानंद सिंह जी से कि यह केवल अत्याचार का सवाल नहीं है, यह मूलतः अन्याय का सवाल है, मूलतः असमानता का सवाल है। और यह असमानता, हमको अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि यहां पर तो हमेशा ऐसा रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं। हां, जैसा सही कहा उन्होंने कि हर समय दोनों पक्ष रहे, सब प्रकार की बातें रही। यहां तक कि ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का सवाल है, वह वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का सवाल, उसका संबंध है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से, उसका संबंध अन्याय अत्याचार से नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो भी जाएगा तो भी बलात्कार शायद रुकेगा नहीं, उसके बाद भी ये रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर मूलतः अन्याय समाज में निहित है, असमानता समाज में निहित है, तो अगर 8% की बजाय 20%, 33% महिलाएं भी आ जाएंगी तो उसके कारण बलात्कार नहीं रुकेगा। हाँ, उसके कारण महिला का निर्णय की व्यवस्था में अधिक योगदान होगा, और उसका अगर अधिक योगदान होगा तो मैं मानता हूं कि व्यवस्था अधिक अच्छी बनेगी। हाँ, यस, नहीं, आवाज तो आज भी उठता है, लेकिन उससे नहीं होता। मैं तो इस बात पर बल दे रहा हूं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के संदर्भ में मैंने चुनाव सुधार का जितना अध्ययन किया, अध्ययन करते करते मैंने पाया कि पश्चिम में, जिसको बहुत आगे बढ़ा हुआ माना जाता है और जहां पर महिलाओं के बहुत अधिकार माने जाते हैं, वहां पर महिलाओं को घोर संघर्ष करना पड़ा मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए। मतदान का अधिकार सहज रूप से नहीं मिला, बहुत संघर्ष करना पड़ा, बलिदान करना पड़ा, मरी बहुत सारी महिलाएं इसके कारण। और जब पहली बार शायद 1917 या 18 में बड़ी मुश्किल से हाउस ऑफ कॉमन्स ने कहा, अच्छा महिलाओं को अधिकार दे दो, इनको भी वोट करने का अधिकार दे दो, तो आपको सुनकर के ताज्जुब हुआ कि कानून जो पास किया गया उसमें कहा गया, पुरुष तो उस समय उनको 21 साल की उम्र में मतदान का अधिकार था उस समय, बाद में चल करके 18 हुआ, लेकिन उस समय 21 साल का था। लेकिन महिला के लिए लिखा कि 30 साल का। महिला जब 30 साल की होगी तब कुछ अकल आती है, तब कुछ समझ आती है कि वो वोट कर सके, 30 साल से पहले नहीं। आगे चल करके बड़ी मुश्किल से वो बराबर का अधिकार दिया गया। और कुछ देश यूरोप के थे जिनमें तो आज से कुछ साल पहले तक अधिकार नहीं था, दिया गया। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में इस प्रकार का रवैया हमारा कभी नहीं रहा, और अगर कभी रहा तो उसके खिलाफ संघर्ष किया, धार्मिक नेताओं ने संघर्ष किया। स्वामी दयानंद जी शायद सबसे पहले थे जिन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। और महर्षि कर्वे महाराष्ट्र में, जिनके खिलाफ चाहे जितना आंदोलन हुआ हो, उन्होंने कहा कि मैं तो महिलाओं को पढ़ाऊंगा, शिक्षित करूंगा। और गांधी जी ने तो कहा कि एक लड़के को पढ़ाते हैं तो हम एक शिक्षित व्यक्ति और पैदा करते हैं, लेकिन जिस समय लड़की को पढ़ाते हैं तो एक शिक्षित परिवार पैदा करते हैं। ये सारी बातें कही। तो हिंदुस्तान में महिला के प्रति यह दृष्टिकोण सदैव से रहा है,
और वहां उस देश में यह स्थिति आ जाए जो आज आई है, मैं इसको समाज के चारों ओर के पतन का लक्षण मानता हूं। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, किसी एक पार्टी को, इसकी सरकार यहां पर है इसलिए ये हो रहा है, ये सरासर गलत बात है। मूलतः समाज में अगर ऐसी बात होगी तो उसका प्रगटीकरण सब में होगा, और हम चाहते हैं कि सब मिलकर के इसके खिलाफ संघर्ष करें। सरकार का जितना दायित्व है हम संभालेंगे, पुलिस को जितना इसके बारे में सचेत करना पड़ेगा हम करेंगे। अलबत्ता मैं जानता हूं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी पुलिस में महिलाएं भर्ती नहीं होती, बहुत परसेंटेज कम है देश भर में, एक एक स्टेट में मैंने देखा है बहुत कम है। चाहते हुए भी कि पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित थाने हो, कम प्रदेशों में यह संभव हो सका है, और कुछ कुछ प्रदेशों में प्रयोग हुए हैं तो उसके कहीं दुष्परिणाम भी निकले हैं, उनको बहुत परेशान किया जाता है। और मैं चाहता हूं फिर भी कि इस दिशा में बढ़ा जाए, और सब हर एक स्टेट से इस बारे में जानकारी मैं करता रहता हूं। लेकिन आज से कुछ दिन पहले मैंने जब हैदराबाद में जाकर के जिन 4-5 प्रदेशों में नक्सलवाद की समस्या है उसके प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी, तब मैंने उसी समय निर्णय किया था कि संसद के इस अधिवेशन के बाद एक कम से कम हिंदुस्तान भर के गृह मंत्रियों का और हिंदुस्तान भर के जो डीजी पुलिस है उनका एक सम्मेलन आयोजित करूंगा, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार हुए हैं उसकी विशेष रूप से चर्चा करूंगा। और मैं इस दिशा में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि यह एक कसौटी हो गई है हिंदुस्तान में कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी है, क्योंकि एक कमजोर वर्ग है समाज का, और कमजोर वर्ग ही नहीं लेकिन इनके ऊपर अत्याचार होता है तो समाज के सारे मूल्यों को प्रभावित करता है और खराब करता है। मेरे मित्र श्री शरद पवार ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी कानून के संदर्भ में, और उन्होंने कहा था कि आज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अधीन अगर किसी महिला का और तलाक हो जाए, अलग हो जाए, तो उसको अलाउंस मिलता है 500 रुपए। 1994 में एक बिल विधेयक पेश किया गया जिसके अनुसार इस 500 को बढ़ा करके 1500 किया गया। वह बिल पेश तो हुआ लेकिन पारित नहीं हुआ, लैप्स हो गया। इस सरकार का मत है कि अब इस बिल में 500 की बजाय 5000 का प्रावधान किया जाए, अब ये करने वाले। उसी प्रकार से अनेक सदस्यों ने उल्लेख किया एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कि जिसमें जो महिलाएं, कामकाजी महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन हैं, काम करती हैं, उनको अपने दफ्तर में अधिकारी परेशान न करें, उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, उनका शोषण न करें, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन न करें। इस दृष्टि से उन्होंने गाइडलाइंस दी थी। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस मामले में केवल गाइडलाइंस सारे दफ्तरों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भेजी हैं, लेकिन कॉन्डक्ट रूल्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी अमेंड किया गया है टू डिफाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट एज अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ मिसकॉन्डक्ट, उसको भी किया गया है। कंप्लेंट्स कमिटी सेट अप इन मेनी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स which and the state governments also have been requested to set up such complaint committees। और इसी प्रकार से पुलिस में भी इसके प्रति जागृति और सावधानी पैदा करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। लॉ कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिए है महिलाओं के संदर्भ में। उन्होंने कहा है कि अगर बलात्कार का कोई मुकदमा है तो उस बलात्कार के मुकदमे को as far as possible, as far as practicable, it should be tried by women। दूसरी सिफारिश उनकी है that in an offense of rape, the investigation shall be conducted only at the residence of the woman by a woman police officer, and if the victim is less than 18 years of age, she should be questioned only in the presence of her parents and relatives। तीसरी चीज उन्होंने कही है कि that the medical examination of the victim of rape should be preferably done by the female medical practitioner।
हम इन तीनों बातों को चाहेंगे कि हम कानून का हिस्सा बना दें। लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे बात कही कि क्रिमिनल लॉ में कंकरेंट सब्जेक्ट होने के कारण हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हम राज्य सरकारों से सलाह करें, और राज्य सरकारों से इस संदर्भ में सलाह करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके आधार पर हम आगे निर्णय लेंगे। अनेक और बातें कही गई हैं, एक एक का मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी सारे सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों पर हम पूरी गंभीरता से विचार करेंगे, और साथ साथ होम मिनिस्ट्री का यह दायित्व होगा कि हर एक राज्य सरकार से इस संदर्भ में पूरी जानकारी करते रहे और मॉनिटर करते रहें कि वे इस संदर्भ में क्या क्या कुछ करते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो काम वैसे लिमिटेड है, limited to the union territories, and in that regard we shall see that all these things are implemented. But even in the other matters, I am sure that the state governments would be forthcoming and give to us all the necessary assistance. I am sure that the entire house is with me, and I would like all the wings of the establishment, including the judiciary, to take note of the feelings of this house. After all, if an atrocity is committed on a woman and that case lingers on for years on end, it is really another infliction on that woman. And let that not happen. The person who may have inflicted that crime may be a criminal, but let the judiciary take this into account, that a prolonged litigation in relation to crimes against women become another infliction on the woman. और इसीलिए जुडिशरी का भी, लेजिस्लेचर का भी, एग्जीक्यूटिव का भी, सबका इस मामले में जो दायित्व है, मुझे विश्वास है कि वे निभाएंगे। अनेक सदस्यों ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात की। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे मन में इस बात का बोझ इतना नहीं है कि इस सदन में कंसेंसस नहीं है। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कंसेंसस हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस समय पहले दिन ये बिल पेश किया जाने वाला था, इस सदन के पहले दिन पेश किया जाने वाला था, और प्रधानमंत्री के पास एक दल के नेता गए और कहा कि मेरा अनुरोध है आपसे कि आज पेश न करें, और एक सब दलों की एक बैठक बुला लें और उनसे राय करके उसके बाद पेश करें। वैसे उस समय कुछ हमारे सदस्यों ने कहा कि नहीं, पेश हो जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी राय मान ली और राय मान करके कहा कि आज पेश नहीं करते हैं। अध्यक्ष को कह दिया कि आज पेश नहीं करते हैं, मैं सर्वदलीय बैठक बुलाऊंगा, और अगले ही सप्ताह सर्वदलीय बैठक बुलाई। जिस सर्वदलीय बैठक में यद्यपि अलग अलग मत दिए गए, लेकिन अलग अलग मत दिए जाने के बाद भी प्रमुख 5-6 पार्टियों ने कहा कि इस समय पहले इस विधेयक को इसी रूप में पेश किया जाए। इस पर जिसको कह सकते हैं कंसेंसस था that the bill in its present form must be introduced. There was no unanimity, but it was a very broad consensus. Such a broad consensus that we know that this is a matter in which 2/3 majority is needed, amendment to the constitution. That was more than 2/3. It was nearly 3/4 of the house, taking into account the strength of those parties and the strength of those spokesmen. लेकिन सबको सदन को पता है कि उसके बाद क्या हुआ, और जो कुछ हुआ उसमें मैं मानता हूं कि संसद का, उसकी गरिमा दुनिया के सामने जिस रूप में गई, हमको लगा कि हम अपराधी हो रहे हैं, हम इसके लिए दोषी हो रहे हैं, और उसके बाद हमने सोचा कि शायद स्थिति में परिवर्तन आए। कुछ लोगों ने कहा कि हमसे गलती हुई, नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में जिस प्रकार से लगा तो हमारे सामने महिला आरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता वह कम नहीं हुई, लेकिन वह प्रतिबद्धता उसके साथ साथ इस संसद की गरिमा, इस संसद की महिमा, यहां पर ठीक प्रकार से स्थिति हो, उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता कम नहीं। और हमारे सामने डायलेमा हो गया, क्योंकि कहा गया अभी तो कुछ नहीं देखा है आपने, अगर आप फिर से लाएंगे
तो फिर उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इसी के कारण हमारा कुछ कदम ठिठक गया। नहीं, इसके कारण हमारा कदम कुछ ठिठक गया। आज भी मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं, हमारी सरकार चाहती है कि विधेयक को प्रस्तुत किया जाए, पेशित किया जाए। यद्यपि मैं तो चाहूंगा ये पारित किया जाए। मैं जानता हूं, अगर कंसेंसस भी नहीं है सर, कंसेंसस नहीं होने दीजिए। महिला बिल के बारे में क्यों कंसेंसस का जरूरत है? लेकिन इतना ही है कि वह दृश्य फिर से खड़ा हो, ऐसा मैं समझता हूं कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। Advani ji, in view of the very strong opinions of the different political parties, in spite of our best wishes, we do not expect any unanimity on this. Therefore, either there is a very serious discussion on presenting a new, different bill for which the government should take step, but I am not in favor of that. It has to be presented, otherwise a few honorable members, how honorable may be their own intentions to their own liking, they can stall the entire proceedings of this House. Important legislative, how can we accept that position? I do not want to spell out the details of the difficulty that I have. I have merely mentioned the difficulty. I have not claimed that consensus, unanimity जब तक न हो तब तक नहीं करना चाहिए. After all, even in that meeting, there was no unanimity, but it was a consensus. Sir, we are obliged to the Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister. They called me, I believe Sharad ji was also there, who were known to be supporting this measure. We said, even if there is unfortunate disturbances, we have to get it through. That was our request. You remember that? As I said, you will appreciate why I cannot go into, I don't want to cast blame on anyone. I have merely tried to explain what are the limitations of the government. The government is still of the view. But though I have deviated from my main theme only because this was mentioned by many members and almost all the women members did refer to it. Therefore, I have tried to explain the government's viewpoint so far as the basic issue, अत्याचार महिला पर, उसको रोकने के लिए यह सरकार किसी भी प्रकार से कसर नहीं छोड़ेगी। और मुझे आज के इस अवसर पर बहुत खुशी है कि सदन के सभी सदस्यों ने और सब वर्गों ने इस मामले में सरकार का साथ देने का संकल्प प्रकट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।